नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम क्रिया शरीर के पेपर 2 के ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चन ज़बरदस्त आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 80% से ज़्यादा पेपर इसी वीडियो से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि क्रिया शरीर 1 में हमने जो प्रिडिक्शन किए थे, मोर देन 85% क्वेश्चन उसी में से आए थे। अब समय के अभाव में उसका एनालिसिस वीडियो में नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए पेपर से पहले का इम्पोर्टेंट ज़्यादा पेपर के पहले का वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पेपर की एनालिसिस, ये मुझे पता है। तो आई एम बैक विथ क्रिया शरीर पेपर 2 वाला वीडियो। तो हम मॉडर्न के और आयुर्वेद के कुछ मोस्ट प्रिडिक्टेड, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आयुर्वेद के 23 और मॉडर्न के 22, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनका अप्रोच कैसे रखना है आपको इस क्रुशियल टाइम में, इतने कम समय में आपको उसको किस तरह से रिवाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, ये भी सभी बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नज़र घुमा लेते हैं, क्योंकि वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने कुछ पैटर्न बनाया। देखो हम जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, उन क्वेश्चंस में भी जैसे फॉर एग्जांपल धातु है, शुक्र धातु आया, मज्जा धातु आया, उसके पॉइंट्स हमको किस तरह से करने हैं, उसको किस हेडिंग्स में आपको किस पैटर्न में लिखना है, ये मैंने मेरे हिसाब से फॉर्मेट बनाया था, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्रिया शरीर पेपर 2 का, लेकिन ये वीडियो में मैं जो ये पीडीएफ डिस्कस करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैं बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम अब अभी सर पे है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल इस पीडीएफ से आपको बताने वाला हूँ। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा धातु। तो धातु चैप्टर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, ये धातु पोषण न्याय करके जाइए बस आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं। शीर्दधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय, इनके क्या पर्यायी नाम है ये भी देख के जाइए। उसके बाद ये सारे धातु आपको प्रिपेयर करने हैं, और इन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, देखो मैंने मेरे नोट्स के हिसाब से ये पॉइंट्स बनाए। देखो पहला निरुक्ति, पर्याय, स्थान, आश्रयाश्रय संबंध, पंचभौतिक संगठन, प्रकार, परिणमन, गुण, प्रमाण, कार्य, उपधातु, मल, विकृति। विकृति में आ गया वृद्धिशय। अब इसमें और इसमें ये जो है कारण, लक्षण और उपचार, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आपका इस टाइम पे प्रिपरेशन उतनी लेवल की नहीं है तो। लेकिन अगर आप एलएक्यू के लिए इतने पॉइंट्स लिख के जाते हैं ना, तो आपको 10 में से 8 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। मुझे मिले थे, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट तरीका है इसको जज करने का, है ना, इसको लिखने का। उसके बाद आश्रय आश्रय संबंध पे एक बार नज़र उठा लीजिए। उसके बाद ओज, ओज के भी ये पॉइंट्स है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पॉइंट्स है। उसके बाद उपधातु, उपधातु का निर्माण, उसका श्लोक, वो रसाद रक्तम तत्व, क्या है रसाद रक्तम तत्तो, असृज कंडरा सिरा मांसात वसा त्वचा षटच मेधस स्नायु संभव, ऐसा कोई तो भी श्लोक है वो। उपधातु के बाद आ जाता है मल। तो मल का फॉर्मेशन और उसकी फिजियोलॉजी बनने की क्या है, जैसे कि त्रिमल विवेचन आपको बहुत उसमें डिटेल में करना है, जैसे पुरुष मूत्र स्वेद, और धातुओं के अपने अपने जो मल होते हैं, जैसे कि खमल किसका होता है ना, नासा का मल क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद इंद्रिय विज्ञान है, उसको आपको पदार्थ विज्ञान में ही आपका ये प्रिपेयर हो गया होगा। पंच ज्ञानेंद्रिय, फिजियोलॉजी ऑफ शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब चीज़ें। फिर मन, मनोह स्रोतस की फिजियोलॉजी अलग चीज़ है, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है मेरे वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत ही अलग डालने का सोचा यूनिवर्सिटी ने तो डाल सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मन है ना, मन की विषय, अर्थ, कार्य वगैरह, ये आपने पदार्थ में किया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आत्मा भी उसी तरह से, इसमें भी डिस्कस नहीं करूंगा, पदार्थ में आपने किया होगा। उसके बाद निद्रा व स्वप्न, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। निद्रा की उत्पत्ति किस तरह से होती है, निद्रा का प्रकार, निद्रा का महत्व, और फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा, स्वप्नोत्पत्ति और टाइप ऑफ
स्वप्न, ये फास्ट तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ और इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे और वही मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं अपना वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ ताकि आपको अप्रोच किस तरह से रखना है आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से देखो, मॉडर्न का मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके देखना है तो आप देख सकते हैं। हीमोपोएटिक सिस्टम में से ये इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी में से ये इंपॉर्टेंट है, फिर सीवीएस फिजियोलॉजी में से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसल फिजियोलॉजी आ जाता है, और उसके बाद एडिपोज टिश्यू, ओव्यूलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम्स। इतना। अब मॉडर्न मैंने इसलिए इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि बहुत क्या बोला था, वास्ट और बहुत बड़ा ये है, और उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने फिल्टर करके यहाँ पर आपके लिए हम ले करके आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ब्रो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मॉडर्न से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मॉडर्न का हमने बहुत शॉर्ट में मतलब कुछ डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वो डिस्कशन यहाँ पर करना था। तो मॉडर्न में आपको क्या करके जाना है, सबसे पहले मॉडर्न में आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप अच्छे से करके जाओ। इम्यूनिटी के टाइप्स, इम्यूनिटी के अलग अलग, टी सेल वाली इम्यूनिटी, बी सेल वाली इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें आपको करके जानी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मसल्स विद देयर प्रॉपर्टीज। देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स मतलब स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, है ना, उनका कंपैरिजन क्या है, उसमें किसमें कितना क्या न्यूक्लियस होता है, क्या नहीं होता है, वो आपको देखना है वहाँ पर, है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन से टाइप्स ऑफ मसल और उनकी प्रॉपर्टीज़, कि वो स्मूथ मसल क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से उनका क्या है, और उनका क्या उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट आपको ड्रॉ करना है, वो ना स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी, है ना, वो ऐसा नहीं रहता क्या कुछ इस तरह से। उसी तरह से oogenesis का, है ना, कि मेटाफेज पे कौन सा अरेस्ट होता है ना, फिर स्पर्म एंटर करने के बाद मेटाफेज रिज्यूम होता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। वो आपको जो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब हम जो यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये ब्लैडर है, तो हम मिक्चुरेशन जब करते हैं तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्स काम में आता है, कौन से मसल्स रहते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर मसल्स, और ब्रेन के साथ उनका किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी फिजियोलॉजी आपको शॉर्ट में देख लेनी है। इसमें बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब आपको ब्लड का डेफिनेशन, उसका चार्ट है ना, 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा का एक बार देख लीजिए, है ना, प्लाज्मा में क्या है, 90% वाटर, बाद में एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जो भी है। उसके बाद आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाइए, उसमें आ जाते हैं तुम्हारे ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, सब चीज़ें, है ना। तो ये कर लीजिए, और साथ साथ में उनका एक स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में ध्यान रख लीजिए कि किस तरह से आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ड्रॉ करने को आया तो। उनका शेप, स्ट्रक्चर, उनका नॉर्मल काउंट, उनका सब चीज़ आपको ये करना है ना। उनका क्या फंक्शन है, उनका कलर क्या है, उनका मतलब सब चीज़ आपका कच्चा चिट्टा आपको उसका कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है एबीओ एंड आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप कैसे, किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है, ये आपको देख लेना है। फिर आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट इज आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, किस तरह से होता है, आरएच एंटीजन क्या होता है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन की फिजियोलॉजी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो फिजियोलॉजी घटती है, जिसकी वजह से हमारे जो स्तन्य हैं, मतलब जो ब्रेस्ट है, वो स्टिमुलेट होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या फिजियोलॉजी है, उसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है प्रोलैक्टिन। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीटोसिन किस किस लिए है और प्रोलैक्टिन किस लिए है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आप बिल्कुल मत रखिए, बहुत क्लियर कट आप पढ़ के जाइए कि ऑक्सीटोसिन का लैक्टेशन में क्या रोल है, प्रोलैक्टिन का लैक्टेशन में क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बी एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आ सकता है क्वेश्चन। तो बी सेल इम्यूनिटी में क्या है, टी सेल इम्यूनिटी में क्या है ना, एंटीबॉडीज़ किस तरह से बनते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, खदे फॉरेन सेल को डिस्ट्रॉय करने की, है ना। टी सेल क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है ना, बर्सा पैच क्या है, आपने ये नीट में वगैरह पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन हार्ट रेट, पल्स और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। देखो, हार्ट रेट पढ़ के जाइए, 72 बीट्स पर मिनट, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड लिविंग द हार्ट, एक सेकेंड में, एक मिनट में, जो भी वो होता है ना, वो कितना होता है वो आप देख लीजिए। उसके बाद पल्स, पल्स कितनी होती है हमारी, है ना।
हार्ट रेट तो बेसिकली 72 बीट्स पर मिनट एक एवरेज बताया जाता है ना। उसके बाद आ जाता है पल्स। पल्स आपको देखना है। उसके बाद आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और इसमें जो जो भी आपके बुक में दिया हुआ होगा आपको वो देख लेना है। उसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की है बेटा कि आपको एनाटॉमी नहीं, फिजियोलॉजी की दृष्टि से देखना है। तो फिजियोलॉजी की दृष्टिकोण से आप कैसे देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ देखो ये हमारा ओवरी है, ओवरी है ना, वो आपको फिजियोलॉजी नहीं है क्या कि क्या बोलते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। वो ये नहीं रहता क्या बर्थ पे, हाँ हाँ हाँ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, वो वाली जो फिजियोलॉजी है ना वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पर। उसके बाद परसेप्शन ऑफ स्मेल, देखो जो भी आपके 5 सेंसेस है ना उनकी जो फिजियोलॉजी है उनके विषय अर्थ को ग्रहण करने की ये मॉडर्न अनुसार करनी है। जैसे आइज है तो परसेप्शन ऑफ विजन, मतलब विजन हमको दिखता कैसे है इसकी फिजियोलॉजी, हमको स्मेल कैसे आता है उसकी फिजियोलॉजी, हम टच कैसे करते हैं उसकी फिजियोलॉजी, हम सुनते कैसे उसकी फिजियोलॉजी, ऐसे पांचों सेंसेस की पांचों प्रकार की फिजियोलॉजी आपको जरूर करके जानी है। उसके बाद आता है इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अभी आरबीसी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये बुक में अगर डिटेल में दिया है, आप बिल्कुल ये मत कीजिए, उसमें दिमाग मत खपाइए, सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। उसमें चार्ट वाइज जो शॉर्ट में आपको वीडियो मिले उसको देख के आप उसको, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर सकते हैं, बाकी आपने किया भी है तो मेरा यहाँ पे आपको गुजारिश रहेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू होता है, इसीलिए इरिथ्रोपोइसिस को चार्ट के फॉर्म में ही जनरली आप कीजिए। कि पहले देखो, पहले ये मेगालोब्लास्ट जो भी है यार, मुझे वो याद नहीं आ रहा, अभी बहुत टाइम हो गया पढ़ के, उससे ये होता है, फिर उससे ये होता है, फिर उससे ये होता है, इसी तरह से आपको कहीं ना कहीं इरिथ्रोपोइसिस आपको करनी है। अब इसी के साथ साथ ल्यूकोपोइसिस भी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपोइसिस भी इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब यहाँ पे लिखा है, मतलब सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस करना ऐसा नहीं है। देखो मैंने इरिथ्रोपोइसिस सिर्फ यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है क्योंकि इरिथ्रोपोइसिस आप समझ गए तो बाकी डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है वो समवट सिमिलर है, वहाँ पे सिर्फ कुछ शब्द वहाँ पे बदल जाते हैं, इसलिए आपको इरिथ्रोपोइसिस भी करना है, थ्रोम्बोपोइसिस भी करना है, ल्यूकोपोइसिस भी करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिपोज टिश्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एडिपोज टिश्यू में कितने दो प्रकार के होता है, एक होता है ना वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू, उसका क्या मेन ये है ना, उसमें फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना, वो सब चीज़ें रहती है। जो जो भी आपको दिया हुआ है आसान है, एडिपोज टिश्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सा चैप्टर है। लिपिड्स फैट्स में क्या फ़र्क है ना, फैटी एसिड्स क्या है ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने नीट की मेंस्ट्रुअल साइकिल एज इट इज़ भी चेप दी तो आपको जो है मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐड ऑन नहीं है, बस सेम ही सेम है। तो आप नीट वाला भी यहाँ पे छाप सकते हैं। बस याद रखिए यहाँ पर अगर आप वो चार्ट ड्रॉ करते हैं ना, वो 1 to 28 डेज वाला, वो कौन से हार्मोन का क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो आप ड्रॉ कर लेते हैं ना भाई, तो वो एग्जामिनर तो इम्प्रेस हो जाएगा, आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये पाथवे तो मैंने बता ही दिया, टेस्ट वगैरह, तो ये यहाँ पर वही आ गया है, कुछ अलग से यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या, देखो हर चीज़ को, क्योंकि पेपर आपका फिजियोलॉजी का है तो आपको फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से ही सोचना होगा। कैसे सोचेंगे, देखो यूरिनरी सिस्टम में क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अगर ऐसा एलएक्यू आपको आ गया तो आपको क्या लिखेंगे, देखो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड विथ सपोर्टिव सम ऑर्गन्स, है ना, ग्लैंड्स जो भी है। तो आप इस तरह से यूरिनरी सिस्टम को लिख सकते हैं। मतलब ग्लैंड्स तो शायद यूरिनरी सिस्टम में नहीं होते, वो इसमें रिप्रोडक्टिव में होते हैं शायद, है ना। हाँ तो आप थोड़ा समझ लीजिए, कुछ बोलते बोलते इधर उधर हो जाता है। ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम में आपको यूरिन किस तरह से बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन किस तरह से है, उसके बाद रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, है ना, ये सब चीज़ें आपको फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से आपको करना है। एट्रियोनेट्रियूरेट्रिक फैक्टर ये हार्ट में रिलीज होता है, ये क्या करता है ना, जो हमारा रेनिन है वो क्या है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है ना, उसके बाद आपका एल्डोस्टेरॉन क्या करता है
है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। फिजियोलॉजी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, देखो यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल आपको फिजियोलॉजी के पेपर में आ रहा है, तो फिजियोलॉजी की दृष्टि, इसलिए मैं बोला वीडियो एंड तक देखो। यहाँ पे मैंने रास वगैरह सब तो लिखा नहीं है, हर चीज़ लिखते बैठूंगा, मेरे को भी बहुत काम रहते हैं, इसलिए मैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस की भाई इसमें ये आ सकता है, मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम हो गया, नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल और उसके फेजेस। देखो कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक ऐसा गोल वाला एक पाई चार्ट आता है, वो आपको करना ही पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और एक एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। उसके कौन सा कितना कितना समय, 1.1 सेकंड है, 1.8 सेकंड है, 1.3 सेकंड है, 1.5 सेकंड है। और उसका उसमें क्या क्या होता है ना, उसमें क्या है, किस में ब्लड जल्दी से फ्लो होता है, किस में ब्लड पुश होता है, ये सब चीज़ें आपको कार्डियक साइकिल पता होनी चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ डिफिकेशन, मतलब हम जो मल का त्याग करते हैं, हम जो स्टूल को एक्सक्रीट करते हैं, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, रेक्टम में स्टोर होता है, फिर वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्स माइंड में कैसे जाता है, कहाँ जाता है, फिर एनल रीजन में, एनस में कौन से स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन सा स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल में, कौन सा इनवॉलंटरी कंट्रोल में, ये देख के किस तरह से आपका डिफिकेशन होता है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये तो शायद रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, वही फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा, और फिर उसको उस तरह से उसका फ्लो चार्ट बनाना है, और फ्लो चार्ट बना के यहाँ पर देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 साल में एक बार यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन होता ही है, यूनिवर्सिटी पूछती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको क्या करना है, मैकेनिज्म देखना है कि देखो देखो आपको ना एक ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है, आप मेडिकल कॉलेज में आए हो, आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है, आपको सिर्फ पन्ने भरने नहीं है। पन्ने भरने से अगर कोई पास हो जाता ना, तो बहुत सारे बच्चे आज फेल नहीं हुए होते। आपको पन्ने सिर्फ भरने नहीं है, आपको क्वालिटी लिखना है। पन्ने कम भरे तो चलता है, आपको पन्ने ज़्यादा भरने पे फोकस नहीं देना है। आप जो भी लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, वो एक्यूरेट लिख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर जो है ध्यान देना है। तो ब्लड क्लॉटिंग में आप क्या करेंगे, देखो कट पड़ गया वाउंड पे, है ना, कट पड़ गया, फिर वहाँ से ब्लड आ गया, फिर वहाँ से कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, क्या होता है, फिर वहाँ पे किस तरह से विटामिन के का रोल है, किस तरह से फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका किस तरह से मैकेनिज्म है, उसके बाद वो थिका क्लॉट किस तरह से बनता है, और किस तरह से ब्लड हमारा आना बंद हो जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है, वो जो 13 फैक्टर्स है मेरे हिसाब से, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाने हैं। वही बोल रहा हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वो इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर्स आपको, उसकी ट्रिक मिल जाएगी यूट्यूब पे, किस तरह से आपको ये करना है। तो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा डिसीज है जिसमें एक बार कट लग गया फिर वो क्लॉटिंग नहीं होती, उसे क्लॉटिंग के क्या इम्पेयरमेंट्स है ना, कौन सा है, ये कौन सा डिसीज है, कमेंट करके मुझे बताइए। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग होशियार है, कौन सा ऐसा डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती या फिर बहुत स्लो होती है, उनको बहुत ही बचना पड़ता है ना। ठीक है, मुझे पता है यार, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए देना चाहिए ना, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टेरियल एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, है ना। आपको रेगुलेशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर देखना है, वो पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपके बुक में, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, देखो प्रॉपर्टीज क्या है कार्डियक मसल की, देखो हार्ट में प्रेजेंट मसल है, हार्ट को 24 आवर्स बीट करना पड़ता है, उस तरह से उसमें किस तरह से स्ट्रिएटेड फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में वहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क किस तरह से प्रेजेंट होती है ना। इसीलिए उसको अलग नाम दिया हुआ है कार्डियक मसल। उनका क्या अलग प्रॉपर्टीज है, उनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रहता उनका न्यूक्लियस में किस तरह से है, जो भी उसमें वहाँ पे है। तो कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज और कार्डियक मसल को आप अलग से अच्छे से करके जाइए, आया तो एग्जामिनर इसको ऐसे क्यू में भी पूछ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से हो गए मॉडर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आयुर्वेद के ऊपर बढ़ जाते हैं। अष्टविध सारता फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वक सारता, रक्त सारता, अस्थिता सारता,
देखो श्लोक नहीं किए तो भी चलता है, क्योंकि इतने एकदम टाइम पे नहीं हो सकते, पहले किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करके जाइए। लेकिन अगर आपने श्लोक नहीं किए, इसको श्लोक नहीं करने हैं। सारता के क्या गुण है, जैसे रक्त सारता, सर रक्त सारता तो रस सारता, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको किस तरह से करना है। देखो रस सारता आ गई, तो रस सारता में क्या है, इसको त्वक सारता भी कहते हैं। अब रस सार के लक्षण क्या है, देखो मृदुता होती है, उसके बाद त्वचा श्लक्ष्ण और स्निग्ध होती है ना। उसके बाद रस का उपधातु आर्तव और स्तन्य है, तो वो भी हेल्दी रहते हैं। ऐसा आपको क्या है, कॉमन सेंस से लिखते आना चाहिए। देखो बुकिश तो है ही, लेकिन एकदम एग्जाम के टाइम पे वहां पे अगर आपका पढ़ाई इतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग भी है, आपका लॉजिक एकदम एक्टिवेट रहना चाहिए कि हाँ मैंने ये इधर पढ़ा था, मैं इसको इधर लगा सकता हूँ। क्योंकि एट अ टाइम्स क्वेश्चन थोड़े अनप्रिडिक्टेबल आते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका लॉजिकल माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको मौके पे चौका आपको लगाना है। तो ऐसी हर एक सारता आपको उसके क्या लक्षण है ना, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद मज्जा वह स्त्रोतस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज्जा वह स्त्रोतस को करके जाइए। उसके बाद स्तन्य, ये है उपधातु है, किस चीज़ का उपधातु है, रसास्तन्य तत्व रक्तम, रस धातु का उपधातु। उसी तरह से आर्तव भी क्या है, किसका उपधातु है, रस का उपधातु है। तो स्तन्य आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें स्तन्य की शुद्ध स्तन्य का परीक्षण किस तरह से होता है, स्तन्य निमज्जन परीक्षा यहाँ पे दी हुई होगी आपको बुक में आपके। तो स्तन्य को आप अच्छे से करके जाइए, है ना। किस तरह से स्तन्य की निर्मित होती है बच्चे के डिलीवरी के बाद, मतलब प्रसूति के बाद, ये सब चीज़ें आपको करके जाना है। उसके बाद कर्मेंद्रिय, है ना, कर्मेंद्रिय क्या पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा, इसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा भाव नहीं दूंगा, आप क्योंकि आपने इसको पदार्थ में पढ़ा ही होगा। उसके बाद आ जाता है मास धातु, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्थान गुण कर्म वृद्धि क्षय लक्षण। और आप मैंने जो पैटर्न दिया था ना, उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डिजाइन किया है, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स मैंने वो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ में दिए थे उसके हिसाब से करके जाना है। उसके बाद ओज आता है, तो ओज का क्या करना है आपको, व्याख्या प्रकार कार्य और ओज की विकृति आपको इस तरह से देखनी है ना। ओज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओज बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे क्यू एल ए क्यू एम सी क्यू तीनों में से कहीं भी दिख सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको मल की व्याख्या, मल के प्रकार, है ना। उसके साथ साथ आहार मल, पिछले साल मुझे लग रहा था कि मल आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस साल मल आएगा, आ सकता है। तो मल को आपको करके जाना मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पर्सपेक्टिव से। उसमें आहार मल आता है, फिर आपका पुरुष मल आता है, मतलब आपका एक्सक्रीटा फीसिस फीकल मैटर, और फिर यूरिन मतलब मूत्र, और स्वेद भी आ जाता है उसमें, है ना। त्रिमल क्या होता है ना, उसमें स्वेद भी आ जाता है, मतलब स्वेट, है ना। तो स्वेट का निष्क्रमण किस तरह से होता है, व्यान वायु से होता है। आप हमारे रोम कूप से, मतलब रोम छिद्र होते हैं ना, वहाँ से व्यान वायु से स्वेद का निष्क्रमण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट मेद धातु, वही मेद धातु का स्थान कार्य वगैरह सब चीज़ें। उसके बाद आता हम शुक्र धातु। शुक्र धातु जितना ओज इंपॉर्टेंट है उतना शुक्र भी है। मेरे हिसाब से पिछले साल शायद ओज पूछा गया था, तो इस साल शुक्र भी पूछा जा सकता है। तो शुक्र में क्या करना है आपको, सब चीज़ें, ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए कुछ चीज़ें लिखी है, लेकिन जो आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ में उसी तरह से इसको प्रिपेयर करके जाइए कि शुक्र की वृद्धि क्षय लक्षण कार्य गुण सब चीज़ें क्या क्या दिया हुआ है। शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन एट सेल्यूलर लेवल। शुक्र का मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव जेनेटल ऑर्गन्स में ही जो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि टेस्टिस हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। शुक्र हमारे शरीर व्याप्त होता है, हर एक सेल में, हर एक पेशी में व्याप्त होता है, सेल्यूलर रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और ऑफ कोर्स स्त्री में भी शुक्र होता है, पुरुष का शुक्र अलग है ना, वो स्पर्म बोलते हैं। और स्त्री में शुक्र हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, रज रज को बोल सकते हैं, आर्तव को बोल सकते हैं। उसके बाद स्त्री बीज ओम है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है निद्रा की व्याख्या, निद्रा की उत्पत्ति, निद्रा की प्रकार, है ना। निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। शरीर श्रम संभवा, मन श्रम संभवा, गंतुज व्याधानुवर्तिनी, है ना, रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये सब प्रकार निद्रा के। उसके बाद निद्रा का महत्व आज के इस युग में, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, भागदौड़ वाली जिंदगी में निद्रा का क्या महत्व है, ये भी आपको अच्छे से वहाँ पे अगर आया तो लिखते आना चाहिए। फिर मूत्र का वर्णन करें, मूत्र किस तरह से बनता है, वृक्क क्या है, वृक्क की उत्पत्ति किस तरह से हुई है ना।
आपको इसमें आपने पढ़ा होगा रचना शरीर में, गर्भ शरीर में कौन सा अंग प्रत्यंग किस तरह से डेवलप होता है, हर चीज़ आपको एक दूसरे से लिंक करके पढ़नी है ताकि आपको उसका बेनिफिट अवश्य हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रस धातु। वही घिसी पिटी चीज़, मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा इसको। क्या भाई, रस धातु में बता दिया ना, अस्थि धातु बता दिया, उसका किस तरह से आपको फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, आपके पास बुक है, सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूँगा। उसके बाद 14th है इंद्रिय। इंद्रिय में इंद्रिय की व्याख्या, इंद्रिय की संख्या, प्रकार, कार्य, ये आपने पदार्थ में पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम पास करना नहीं चाहूँगा। उसके बाद देखो जैसे मॉडर्न में पांचों सेंसेस का, जैसे आइस का है तो विजन का पाथवे, मतलब कि देखते कैसे है, इस तरह से पांच मैंने बताए थे, उसी तरह से आयुर्वेद में आपको इसके पांच प्रिपेयर करने हैं कि रूप ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया, शब्द ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया, स्पर्श ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया, है ना, घ्राण मतलब स्मेल, गंध ग्रहण प्रक्रिया, मतलब हम रूप का ज्ञान किस तरह से करते हैं, वहाँ पे कौन सा दोष वहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे आलोकचक पित्त रिस्पॉन्सिबल है रूप ज्ञान करने के लिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया मतलब क्या है कि हमारे मतलब वहाँ पे दिया है ना प्रत्यक्ष प्रमाण, आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण अपना ये पदार्थ विज्ञान में दिया नहीं है क्या, कि इंद्रिय रिलेटेड है मन से, मन बुद्धि, ये सब चीज़ें नहीं है क्या, कि फ्लो चार्ट भी था वहाँ पर, याद कीजिए आप कि किस तरह से क्या कहाँ पे रिलेटेड है और किस तरह से प्रक्रिया होती है ज्ञान ग्रहण की। तो आपको बस वहाँ पे इंद्रिय का नाम घुसाड़ के उसमें कौन सा दोष है, बस ये आपने इंक्लूड कर दिया उस फ्लो चार्ट में, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो ये हो जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब धातु का एक स्पेशल क्वेश्चन अपना बनता है कि सातों धातु की आप व्युत्पत्ति, व्याख्या, सप्त धातु, सातों धातु के कार्य बता दीजिए, तो इसके ऊपर एलएक्यू आ सकता है। ये तो आपको अष्टांग में आपने किया ही होगा, प्रीणनम जीवनम लेपम स्नेह धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, तो ये सातों धातु का हो गया कार्य। उसके बाद व्याख्या, मतलब व्याख्या वही लिख दीजिए कि ये कार्य क्या क्या करता है, थोड़ा सा आपके हिसाब से व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी निरुक्ति उरुक्ति सब चीज़ें आपको करके जाना। उसके बाद आश्रय, आश्रय भाव, है ना, मल और धातु का दोष से क्या संबंध है, उनका आश्रय आश्रय भाव क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ दो एक्सेप्शन है, वात और अस्थि का, है ना, कि वात बढ़ता है तो अस्थि कम होती है, अस्थि बढ़ता है तो वात कम होता है, तो ये आपको पढ़ के जाना है थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, उसका कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसका किस तरह से लंबा खींच सकते हैं, इसको इसके आपको प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोष धातु मल स्रोतस संबंध, वही आश्रय आश्रय भाव में आ गया, है ना। स्रोतस का भी संबंध देख लीजिए, स्रोतस आपने पढ़ा होगा, है ना, स्रोतस भी एक बार रिवाइज करके जाइए ही आप, स्रोतस इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ये यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी कर सकते हैं, पेपर 1 का पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेपर 1 का पढ़ के जाइए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स में जो बता रहा हूँ, जैसे कि स्त्रोतस बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि पेपर 1 में, पेपर 2 में, जहाँ भी है स्त्रोतस को आप अच्छे से करके जाइए एक बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही है भाई। क्योंकि आप धातु में भी देखिए ना, तो अगर शुक्र धातु है तो शुक्र व स्त्रोतस के बारे में आपको लिखना ही है, तो आप एक बार स्त्रोतस पढ़ के ही जाइए वहाँ पर। उसके बाद स्वप्न उत्पत्ति एवं प्रकार, स्वप्न की उत्पत्ति किस तरह से होती है और उसके प्रकार क्या है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आत्मा का गुण कार्य, डेफिनेटली आपका इसी में हो गया होगा, किसमें, पदार्थ विज्ञान में। उसके बाद स्तन्य की तरह आर्तव, ये भी रस धातु का उपधातु है, इसका क्या है, शुद्ध आर्तव का लक्षण है ना, ये सब चीज़ें आपको रचना शरीर में पढ़ा होगा ना आपने, गुंजा फल सवर्ण च पद्मालक्तक सन्निवम इंद्र गोप सकाशम आर्तवम शुद्ध में होता, तो उस तरह से आर्तव आपको करना है। उसके बाद मज्जा धातु, मज्जा धातु आपको उसी तरह से, उसी पैटर्न से फॉलो करके करना है। उसके बाद नेक्स्ट उपधातु के ऊपर एक एलएक्यू एक्सपेक्टेड है, कि उपधातु के ऊपर एक एलएक्यू आ गया, उसमें आपको क्या पूछेंगे, उपधातु के बारे में, उपधातु की व्याख्या पूछेंगे, उपधातु क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन धातु उपधातु, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी आप प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद उपधातु की उत्पत्ति किस तरह से होती है, वो रसात रक्तम तत्व मासम असृज कंडरा सिरा मासात वसात तथा षट मेद स्नायु संभव, ये अगर श्लोक आप करके जाते हैं, उसमें हर एक उपधातु की उत्पत्ति वहाँ पर मेंशन है, कुछ एक दो नहीं है शायद। उसके बाद उपधातु, उस उपधातु के गुण क्या है, जैसे कि स्नायु का क्या गुण है, क्या है उसका स्थान ही कहाँ पे है, उसके कार्य क्या है, और उसकी वृद्धि क्षय लक्षण क्या है, जैसे कि आर्तव की वृद्धि हो गई तो क्या लक्षण होते हैं, आर्तव का क्षय हो गया तो क्या लक्षण होते हैं, ये सब चीज़ें आपको करके जानी है। तो ये था आज के मेरे एनालिसिस का वीडियो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ये आप करके जाइए, डेफिनेटली आपका पेपर इसी से फंसेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं लेके आया करता हूँ। तो
और यार कमेंट किया करो यार, आप कमेंट ही नहीं करते कुछ, थोड़ा कमेंट वमेंट भी किया करो कि थैंक यू भैया आपने जो बताया था उसी में से क्वेश्चन आए, थोड़ा मेरा भी हौसला अफजाई होता है। आपके लिए बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाने में लिए बहुत टाइम लगता है। पिछली बार मैंने 2 वीडियो बनाए थे क्रिया 1 के लिए, इस बार मैंने सोचा एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर देते हैं ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं और मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो वही 10-10 मिनट के 2 बनाने के स्थान पर मैंने एक ही वीडियो बना दिया आधे घंटे का। सो दिस वॉज ऑल द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर टुमारो। आखिरी आपका पेपर है, इसके बाद आपकी बल्ले बल्ले, वैसे वाइवा आने वाला है लेकिन आखिरी पेपर है। तो बढ़िया से पेपर दे के आइए, फिर एंजॉय कीजिए। और आपको और कोई हेल्प लगती है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड, वो भी मैं अगर मुझे समय मिला मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।